हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर एकेडमी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिद्धांत पाठक। एमसीक्यूज लेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे मॉडर्न इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 1, डांडी मार्च स्टार्टेड इन। कब शुरू हुआ डांडी मार्च? सूरत में चालू हुआ, साबरमती आश्रम से चालू हुआ, दिल्ली दरबार से स्टार्ट हुआ या बरदोली से स्टार्ट हुआ? 1930 में तो स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930 को। हाँ जी, डांडी मार्च स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम से। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने साथियों के साथ चले, 6 अप्रैल को डांडी पहुँचे। इसे डांडी मार्च कहा जाता है। आंसर इज साबरमती आश्रम। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन गांधी अरविंद पैक्ट वॉज साइंड। कब साइन हुआ गांधी अरविंद पैक्ट? आपको बताना है। गांधी अरविंद पैक्ट वॉज साइंड इन 1931। लेकिन उस समय कौन थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? क्या वो कर्जन थे? क्या वो सेलिसबरी थे? देखिए, कर्जन तो होंगे नहीं क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे। बचे मॉन्टेग 1917 में थे। सेलिसबरी और वेजवुड बेन में ऑप्शन आएंगे। आंसर इज सी, वेजवुड बेन, Secretary of State for India in 1931 during Gandhi Irwin Pact when it was signed. Question number 3, भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हुआ। 30 में चालू हुआ था, 32 में रोक दिया, 34 में फिर चालू किया, 34 में बंद कर दिया। फेलियर के बाद गांधी जी ने कहाँ फोकस किया? कॉम्प्रोमाइज़ किया क्या ब्रिटिश के साथ? नहीं जी। वायलेंस का कम यूज़? नहीं जी, ये भी नहीं। गांधी जी कहते वायलेंस का बिल्कुल यूज़ मत करो। नन ऑफ दी अबव? नहीं, ये भी नहीं है। आंसर इज़ 3, सी। इसका आंसर है सी, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। जहाँ गाँव में जाके आश्रम्स खुलवाए, उसके बाद में आश्रम में प्रॉपर टीचिंग करवाई, लोगों को समझाया नॉन वायलेंस के बारे में, सत्याग्रह के बारे में, अपने अधिकारों के लिए अलग अलग तरीके, किस तरीके से ब्रिटिश से लड़ा जा सकता है, वो तरीके बताए। नंबर 4, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। उसे किस नाम से जाना जाता था? रैयतवारी? नहीं जी, रैयतवारी कॉर्नवालिस का नहीं था। रैयतवारी थॉमस मुनरो का था, और जो बॉम्बे में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने चलाया था। उसके बाद क्या महलवाड़ी है? नहीं जी, महलवाड़ी तो अलेक्जेंडर रीड का था। उसके बाद ज़मींदारी और इक़्तिदारी बचते हैं। इक़्तिदारी मिडाइवल इंडिया में मुस्लिम रूल के टाइम था। इसका आंसर आ जाएगा ज़मींदारी सिस्टम, जिसमें ज़मींदार्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप बंगाल में रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। उसकी रेट परमानेंट थी, इसलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है। और ज़मींदारों को जिम्मेदारी दी गई थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, इसलिए उसे ज़मींदारी सिस्टम कहा जाता है। आंसर इज सी, ज़मींदारी सिस्टम। नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू अप्लाई वेस्टर्न मेथड्स टू हिज एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शंस, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खां और मल्हर राव होलकर। वेस्टर्न मतलब पश्चिम मेथड्स, पश्चिमी देशों के मेथड्स एडमिनिस्ट्रेशन में लागू करने वाले पहले भारतीय रूलर। आंसर इज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह सोचा करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े शत्रु रहा करते थे टीपू सुल्तान, जो बिल्कुल कंपनी की तरह स्थिति और सिस्टम्स को कंट्रोल किया करते थे। आंसर इज टीपू सुल्तान। नंबर 6, मास्टर स्ट्रोक। पीएम का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, लॉर्ड वेल्जली का मास्टर स्ट्रोक। ब्रिटिश पैरामाउंसी। ब्रिटिश पैरामाउंसी का अर्थ है ब्रिटिश का भारत पे वर्चस्व, हेजीमोनी एक तरह से आप कह सकते हैं, जहां सब कुछ ब्रिटिश के अंडर में हो, पूरा भारत नतमस्तक हो जाए ब्रिटिश के आगे। इस ऐसी पॉलिसी लाने की प्रयास था किसका? वेल्जली का। कौन सी पॉलिसी लाए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? नहीं जी, वो तो डलहौजी ने की थी। अवध और एक अलग इंडियन स्टेट्स का, बहुत सी इंडियन स्टेट्स का एनेक्सेशन? नहीं जी, वो डलहौजी और हार्डिंज ने ज़्यादातर किया हुआ है। क्या मीडिएटाइजेशन था? नहीं जी, वो भी नहीं था। आंसर इज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सन 1798 में वेल्जली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाए थे, जिसके द्वारा इंडियन स्टेट्स को अंग्रेज़ों के द्वारा कैप्चर किया जाता था और अपना एक आदमी उनके कोर्ट में बिठा दिया जाता था, और ब्रिटिश सेना का खर्चा भी उन स्टेट्स से निकलवाया जाता था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लॉर्ड वेल्जली का इंडियन स्टेट्स को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हरबिलास सारदा ये पर्सन है जिन्होंने सारदा एक्ट को लागू करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1930 में। आपको बताना है कि सारदा एक्ट में क्या है। सारदा एक्ट में क्या मोनोगोमी एनफोर्स की जा रही है, मतलब कि एक पति और एक पत्नी? नहीं जी,
रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरकास्ट मैरिज को रिमूव करें, नहीं ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। पेनलाइजेशन ऑफ पार्टीज़, अब जिनकी शादी 14 साल से कम लड़कियों की एज और लड़कों की 18 से कम अगर ऐसी शादी होती है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा, उस पर केस लगेगा, वो एक क्राइम होगा। सिविल मैरिज से रिलेटेड ये नहीं था, ये रिलेटेड था पेनलाइजेशन ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स बिलो 14, 14 से कम की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती और 18 से कम के लड़कों की शादी नहीं हो सकती। तो बाल विवाह के अगेंस्ट था ये एक्चुअली। तो आंसर इज़ सी, द आंसर फॉर Sarda Act is C, age for girl 14, minimum age for boys 18। क्वेश्चन नंबर 8, नवाब ऑफ अवध जिन्होंने फैज़ाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र की कैपिटल, वो कौन थे? आंसर इज़ असफ़ उद्दौला। असफ़ उद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया लखनऊ को, लखनऊ में शायरी का सिस्टम चालू करवाया और लखनऊ को नवाबों की नगरी बनाया। आंसर इज़ असफ़ उद्दौला हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम फैज़ाबाद टू लखनऊ। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के रिवोल्ट में अवध और लखनऊ से लीडरशिप किसने निभाई थी? 57 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने तो झांसी से किया था, कानपुर से नाना साहेब ने किया था, आरा से कुंवर सिंह ने किया था, लेकिन लखनऊ से किसने किया था? आंसर इज़ बेगम हज़रत महल। वाजिद अली शाह की वाइफ बेगम हज़रत महल ने लीड किया था रिवोल्ट लखनऊ से 1857 में। आंसर इज़ बेगम हज़रत महल। क्वेश्चन नंबर 10, गोविंद धोंडू पंथ, गोविंद बल्लभ पंत नहीं है, गोविंद धोंडू पंत हैं, ध्यान रखिए। इनको नाना साहेब कहा जाता है। ये है रिवोल्ट 1857 में पार्टिसिपेट किए थे, कानपुर से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। ये किसके सक्सेसर थे या किसने इन्हें अडॉप्ट किया था? आंसर इज़ पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड 1819 में तीसरी मराठा वार हार चुके थे। होलकर और सिंधिया सब हार गए थे अंग्रेज़ों से, पेशवाशिप को बैन कर दिया था और बाजीराव सेकंड को पेंशन दी जाने लगी। उसके बाद जब वो ख़त्म हो गए तो उसके बाद नाना साहेब वहाँ उन पेंशन लेने लगे उनकी जगह, लेकिन 1856 में उनकी पेंशन बंद कर दी गई, इसलिए नाना साहेब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। इसका आंसर है पेशवा बाजीराव सेकंड। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि ब्रिटिश रूल के समय जो लोगों की जो अपोजिशन थी वो किस रूप में सामने आई? आंसर है इसका बताइए आप, या ट्राइबल है या पीजेंट है या दोनों हैं, आपको बताना है कमेंट करके। क्या वो ए और बी दोनों हैं या अकेला है या बी है या अकेला सी है? किस तरीके का सामने आया रिवोल्ट्स पहले 1857 से पहले की बातें हैं ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ट्राइबल अपराइजिंग्स जो हैं, जो जनजातीय उपद्रव है 19वीं शताब्दी में, वो किस रूप में सामने आया? ये बताना है कि किस से रिलेटेड वो है, मतलब किसके खिलाफ आया है। क्या वो ब्रिटिश के लैंड लॉस के खिलाफ है या क्रिश्चियन मिशनरी की एक्टिविटीज़ के खिलाफ है या फिर वो ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉस के खिलाफ है? क्या है इसका आंसर आपको बताना है। नंबर 13 क्या है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन? ट्राइबल रेबेलियन इन बिहार, बिहार में जो हुआ उसको कहते हैं उलगुलान। उलगुलान को का मतलब है ग्रेट टमल्ट, मतलब धरती हिला देंगे, दुनिया हिला देंगे। वो किसने स्टार्ट किया? क्या वो थे रंपा मुंडा या फिर बिरसा मुंडा या फिर कान्हू या सिद्धू? ये सभी लोग ट्राइबल और पीजेंट रेबेलियन से रिलेटेड लोग हैं, ध्यान से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर द इनिशियल सक्सेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट के थोड़ी सी सक्सेस हुई शुरू में, उसमें जो लीडर्स थे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या वो था, क्या मुग़ल एम्पायर को वापस लाना चाहते थे या फिर ओल्ड सिस्टम वापस लाना चाहते थे या फिर वो बहादुर शाह को फिर से राजा बनाना चाहते थे या फिर वो अलग अलग लीडर्स अपने अपने एरियाज़ में अपना पावर एस्टेब्लिश करना चाहते थे? क्या था इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, अर्लीस्ट नेशनलिस्ट कमिटेड पॉलिटिकल डिकॉइटी। डिकॉइटी का अर्थ होता है लूट, ट्रेन की लूट या खजाने की लूट या फिर कहीं से भी ब्रिटिश का जो पैसा है उसकी लूट अगर कहीं से करते हैं, या तो हथियारों की या फिर सोने की, तो उसमें कौन इन्वॉल्व था? क्या वो ज्योतिबा फुले थे, क्या वे चापेकर भाई थे या फिर वासुदेव बलवंत फड़के या यतीन्द्र दास? कौन है इसका आंसर आपको बताने हैं, ये कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर शेयर करें, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को भेजें, देखते रहें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।